जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार का कल से विशेष सत्र नागपुर में शुरू हो रहा है, मगर आज सभी मंत्रियों का 39 पहली बार एक साथ 39 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ। ये भी एक इतिहास हुआ। मतलब एक साथ आज तक कोई पार्टी इतने मंत्री नहीं बना पाए। डर डर के उनका विस्तार होता था, टूट की खबरें आती थी, डर लगा रहता था। मगर इतनी कॉन्फिडेंस है अब की बार भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार कि उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है, और कौन नाराज होगा तो नाराज होने के बाद क्या होगा। तो सबसे पहले मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जो विश्व प्रवक्ता सुबह की ढोलकी, सुबह 9 बजे का घोपा शुरू हो जाता था कि अब की बार तो महाराष्ट्र में सरकारी नहीं बन रही है, ये तो दिल्ली के सामने झुक गई है। उसके बाद अभी ये लोग 3 ही लोग सारे मंत्रियों का कार्यभार संभाल के बैठे हैं। अब आज उनका घोपा बंद हो गया, क्योंकि एक बार में 39 मंत्रियों ने शपथ लिया और 3 मंत्री पहले ही है। देवेंद्र जी, मतलब पहली बार ऐसा हुआ 42 लोगों की मंत्रिमंडल है, जिसमें 33 कैबिनेट मंत्री हुए और 6 राज्य मंत्री हुए। तो जो कॉम्बिनेशन बनाया भारतीय जनता पार्टी के 19 मंत्रियों ने आज शपथ लिया। अब 19 मंत्रियों में बड़े बड़े जो कद्दावर नेता हैं, चंद्रकांत दादा पाटिल, आशीष शेलार, पंकजा ताई मुंडे को, जहां पिछली बार ये कहा जाता था कि पंकजा ताई को निपटाने में लग गए हैं देवेंद्र फडणवीस जी, और जो उनको एक अहंकार हुआ करता था कि मैं तो कुछ भी करूं, मैं घोटाला करूं, मैं कुछ भी करूं, मैं तो गोपीनाथ मुंडे की बेटी हूं, मैं यहाँ की मुख्यमंत्री हूं। अब की बार पहले उनको विधानसभा में चुनाव हारी धनंजय मुंडे, उनके जो कजिन भाई है। दूसरी बार अपनी बहन की जगह पे अब की बार लोकसभा चुनाव लड़ी थी 2024 में, वो भी चुनाव हारी। मगर भारतीय जनता पार्टी उनको फिर से एमएलसी बनाकर आज उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। अब ये अगर मुख्यमंत्री आज अगर उनको मंत्री मिला है तो गोपीनाथ मुंडे जी के योगदान की वजह से मिला है। बाकी उनके अंदर कुछ भी अब काबिलियत नहीं है। मगर ठीक है, हो हम भी उनके एक अच्छे सपोर्टर हैं। हम एक तरफ से पंकजा ताई को मंत्री बनाए जाने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दूसरी बात, नए लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी ने 11 नए लोगों को मंत्री बनाया है। शुभेंदु राजे जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, 2019 में भारतीय जनता पार्टी में आए थे राष्ट्रवादी पार्टी छोड़कर। आज उनको मंत्री बनाया गया। दूसरा, जो औरंगाबाद से, संभाजी नगर से एआईएम के धाकड़ नेता
इम्तियाज जलील को चुनाव हरा कर आए थे अतुल सावे, पहली बार चुनाव जीत के आए, मगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको पुरस्कृत किया और उनको भी मंत्री बनाया गया। हालांकि अब उनको कैबिनेट मंत्री मिलेगा या राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा, अब ये फाइनल नहीं हुआ है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा समीकरण बनाया कि मुंबई में रह रहे उत्तर भारतीयों के लिए एक बार फिर से मंगल प्रभात लोढ़ा के ही हाथ में कमान संभाल दिया कि लोगों को भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व को ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए था। कम से कम एक तो उत्तर भारतीय नेता, चार उत्तर भारतीय हैं, 3 तो चुन के आए हैं। एक संजय उपाध्याय जी का नाम बड़ा है। संजय उपाध्याय जी जो कि संगठन में बहुत साल से काम कर रहे हैं और पिछली बार रजनी पाटिल के सामने उनको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया था, बाद में टेक्निकल रीजन के वजह से उनको बैक फुट पे आना पड़ा, उनको अपना रिपील करना पड़ा था। संजय उपाध्याय जी का सभी उत्तर भारतीय टकटकी भरी नज़रों से देख रहे थे, उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे कि संजय उपाध्याय जी जरूर उत्तर भारतीयों का प्रतिनिधित्व करेंगे, उनको मंत्रालय दिया जाएगा। चलो ठीक है। दूसरी थी जो ठाकुर परिवार का खात्मा करके चुनाव जीत के आई विरार से, दुबे, उनको भी मौका नहीं मिला। और बाकी तीसरी बार चुन के आई विद्या ठाकुर जी। पिछली सरकार में 2014 से 2019 तक इनको राज्य मंत्री बाल कल्याण की जिम्मेदारी मिली थी। इनके पास अनुभव भी था और एक सीनियर मोस्ट बीजेपी की स्टालवर्ट नेता हैं और एक दबदबा जहां देसाई परिवार का था, सुभाष देसाई, जो कि बाला साहब ठाकरे के बेहद करीबी थे। अब की बार उनके बेटे समीर देसाई को चुनाव में हरा के आई, मगर भारतीय जनता पार्टी एक भी उत्तर भारतीयों के प्रतिनिधित्व को दिया नहीं। और एक और भी अच्छे नेता हैं राजहंस सिंह, जो कि मुझे नहीं लगता है कि कोई एक भी उत्तर भारतीय राजहंस सिंह से नाराज होगा। राजहंस सिंह जो एमएलसी हैं, 4 बार के लगातार वो बीएमसी में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी है और 2014 में चुनाव भी जीते थे दिंडोसी विधानसभा से, 2009 से 2014 तक। 2014 में उनको चुनाव हार गए तो 2017 में बीजेपी में शामिल हुए, मगर उनको भी मौका नहीं मिला। इसके लिए मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में जो महानगर पालिका का बीएमसी का चुनाव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को डेंट लग सकता है, क्योंकि हर जगह मास्टर स्ट्रोक चलने वाली बीजेपी आज क्यों चूक गई। उत्तर भारतीय समाज आज 90% से अधिक उत्तर भारतीय समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर झंडा ढोने के लिए तैयार है, मगर उत्तर भारतीयों को प्रतिनिधित्व न देकर पिछली बार मंगल प्रभात लोढ़ा को दिया, चंद % मारवाड़ी गुजराती समाज के लोगों के लिए अब कौन उत्तर भारतीय
अपने आप को समझता है कि मंगल प्रभात लोढ़ा वो उसके नेता हैं, मगर ये आने वाले चुनाव में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है। हाँ, अभी जो मंत्रालय लोगों को मिला, या तो बीजेपी ये सोचेगी कि 2.5 साल के टर्म के बाद किसी उत्तर भारतीय को बनाएंगे, मगर बीएमसी का चुनाव तो पहले ही चरण में है। 2 महीने 3 महीने के अंदर ही बीएमसी का चुनाव होगा। बहुत टाइम से पेंडिंग है, 2022 से ही पेंडिंग है, तो 2 साल 2.5 साल ऊपर जा चुका है। इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि एक सही रणनीति है। हाँ, बाकी मंत्रियों को ये हिदायत दी गई है कि अगर आप आइदर परफॉर्म और पेरिस, अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो 2.5 साल के बाद आपका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। जो अच्छा काम करेगा ऐसे ही मंत्री आगे भी रिवार्डेड होंगे। आप लोगों की क्या राय है? मैं सभी मंत्रियों को, आज जो नवनिर्वाचित मंत्री हैं, सभी को मैं उनके मंगलमय अवधि के लिए कामना करता हूं, और मैं चाहता हूं कि अगर इतने प्रचंड बहुमत से महाराष्ट्र की जनता ने आपको अपना कॉल दिया है तो जनता के मुद्दों पे आपको जी तोड़ मेहनत करना चाहिए, कहीं भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। और जिन विधायकों को, आमदार को अगर नहीं मंत्रालय मिला है, उनको भी अपने अपने क्षेत्र की जनता के विकास के लिए कटिबद्ध होना चाहिए, क्योंकि अपनी सरकार है और सरकार की जो योजनाएं हैं हर क्षेत्र में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। आप लोगों की क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।